सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आज तीसरा क्लास है, यानी इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने ना देखा हो तो आप जो प्रीवियस क्लास हुआ है उसको जरूर देखिए। बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्कस किया है। मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चंस को लेता हूँ, उन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यानी एक क्वेश्चन कह सकते हो, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर होता है। इस तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से नए पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके इस कंटेंट को, इस क्लास को प्रिपेयर किया है और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा। To perform addition of all the cells from B8 to B11, which is the correct option? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसने कहा है कि B8 से लेकर, है ना, B8 से B11 तक सभी सेल्स को जोड़ने के लिए कौन सा सही विकल्प है, इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आपका है ये एक्सेल से प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ठीक है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना, फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक फंक्शन सम होता है आपका। सम मतलब जोड़ना होता है। और आपको पता है कि एक्सेल में किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले या किसी फॉर्मूला को लिखने से पहले इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। अगर आप इक्वल साइन का प्रयोग नहीं करते हो तो ध्यान दीजिएगा, आपका एरर आने वाला है, आपका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है जी। तो एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल बाद में करके दिखाऊंगा। मैं अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दूं इस तरीके से। ठीक है, एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका पूरा सीट इस तरह होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, ये कॉलम होता है और ये रो होता है, ये रो होता है। ठीक है, आपको पता है ABCDE ये कॉलम होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रो होता है। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो किसी सेल में, इसे बोलते हैं सेल। जो छोटा ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस छोटे ब्लॉक को आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? जो सेल होता है रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका सेल होता है और इसका जो एड्रेस है सी कॉलम के दूसरे रो में, तो आप कहोगे C2 में जो है 20 स्टोर है। आप यही बोलोगे ना, सी कॉलम के दूसरे रो में 20 स्टोर है। तो चलो भाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अगर ये बात कर रहा है B8 से लेकर B11 तक, तो जो हम लोग एक रेंज लेते हैं B8 से B11 तक, तो भाई उसमें कह रहा है कि ऐड करना है आपको। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम और B8 कोलन B11, B8 कोलन B11 यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, B8 कोलन B11, B8 से B8 कोलन B11 हम यूज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सम होता है आपका। सम मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, अच्छा एक्सेल के अलग अलग वर्जन होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल के अगर 2007 वर्जन की बात करें हम, 2007 10 13 16, है ना, मैं आपको बता दूं अलग अलग वर्जन होते हैं। 2007 होता है, 10 होता है, 13 होता है, 16 होता है और 19 होता है और 21 होता है। इन वर्जन में रो की संख्या कितनी थी एग्जाम में आता है, और कॉलम की संख्या कितनी, मतलब थी नहीं है बेसिकली। तो आपको पता है, आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। बाकी मैं तो एक्सप्लेन ही कर रहा हूं कि रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। 10,48,576 आपका रो होता है और जो कॉलम होता है आपका वो 16,384 होता है। 16,384 कॉलम होता है। तो ये तो हो गया एक्सेल के नए वर्जन की, यानी 2007 के बाद इतने वर्जन हैं। 2007 से पहले जो वर्जन थे, 2007 से पहले कौन सा वर्जन था मैं आपको बता दूं, 3 98 97 जो भी आपका वर्जन, हमारा 97। तो 2003 के जो वर्जन है यहाँ पे, 2003 वर्जन जो है उसमें कितना रो होता है, तो उसमें 65,536 रो होता है। ठीक है, 65,536 रो होता है। ठीक है, और कॉलम कितना होता है, तो जो कॉलम होता है वो 256 होता है, 256 होता है। पुराने वर्जन में कॉलम की संख्या 256 हुआ करती थी और रो की संख्या 65,536 हुआ करती थी। यहाँ पे नए वाले में कॉलम की संख्या 16,384 है, रो की संख्या 10,48,576 है।
ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, इस वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। ये जो बड़ी लाइन देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, इसे हम रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है, बताइए समझ में आया? आगे बढ़े। यानी पहले क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये सम का मतलब ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैपेसिटी ऑफ 3.5 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसने कहा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 3.5 इंच की कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितना स्टोर कर सकता है। एक्चुअली ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है एक स्टोरेज डिवाइस पहले होता था, यूज होता था, अब तो इसका यूज नहीं होता है, पहले इसका प्रयोग होता था। मतलब ये डेटा को स्टोर करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हो आज के टाइम में, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, इससे पहले कभी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग होता था, है ना। ठीक है, तो अब कितने प्रकार के डिस्क होते हैं? अच्छा, ये क्या है ना, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो फ्लॉपी डिस्क आप देख रहे हो एफडीडी, एफडीडी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और कितने प्रकार का ये आता था? जब आता था तो जो एफडीडी था वो कितने प्रकार का आता था? ठीक है, तो जो एफडीडी था वो कितने प्रकार का आता था? एक तो 3.5 इंच साइज इस तरह होता था, इसका नाम जो होता था वो इस तरह होता था। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये जो मैं डबल कोट्स लिख रहा हूं इसका मतलब इंच होता है, इसका मतलब इंच होता है। 3.5 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 1.44 मेगाबाइट डेटा, 1.44 MB स्टोर कर सकता है 3.5 इंच। 5.25 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 1.2 मेगाबाइट डेटा। और 8 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 768 किलोबाइट डेटा, 768 किलोबाइट डेटा। 3.5 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 1.44 MB मतलब मेगाबाइट। 5.25 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 1.2 MB, 1.2 मेगाबाइट। और 8 इंच कितना स्टोर कर सकता है? 768 किलोबाइट। ये क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.44 MB किसका है? 3.5 इंच का है। यहां से हमारे परीक्षा में एक प्रश्न और आता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। या कभी कभी पूछ लेगा बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा इनवैलिड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का साइज है। तो इनवैलिड में इसके अलावा जो होगा 3.5 इंच, 5.25 इंच, 8 इंच के अलावा जो होगा वो इनवैलिड होगा, है ना। ठीक है, और ये आपका जो होता है वैलिड होता है। बोलो क्लियर है? बोलो एक बार आप लोग थम्स अप दिखाओ, हाँ क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा लगा? चलिए, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक होता है मैकेनिज्म, उस पे काम करता है, यानी मैग्नेटिक डिस्क पे काम करता है। मैग्नेटिक डिस्क पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसमें, जैसे हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क हमारा होता है मैग्नेटिक डिस्क, वैसे ही हमारा जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है वो भी हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस ईच स्लाइड इन स्लाइड प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, देखो ये स्लाइड किस तरह आ रहा है, देखो ये किस तरह जा रहा है, किस तरह आ रहा है, इसी की बात कर रहा है वो जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। मैं आपको दिखा रहा हूं करके, ये चीज जो देखो स्लाइड आ गया। ये कह रहा है कि स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड्स को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? आप बताएंगे। हम जब स्लाइड्स को यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा स्लाइड पे इफेक्ट होता है, हमारा स्लाइड किस तरह जा रहा है, किस तरह आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभी लोग आंसर देंगे। जितने हमारे फ्रेंड्स हमसे मुखातिब हो रहे हैं सभी क्लास में पार्टिसिपेट करें और आंसर दें, तभी अच्छा लगेगा। दोस्तों ये हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये क्या होता है हमारा? ये एनिमेशन क्या होता है? जब हम स्लाइड्स के अंदर जो हमारा स्लाइड है इसमें जो ये लिखा हुआ है इस पर अगर इफेक्ट होता, अगर ये मूव करता, ये जो स्लाइड्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर ये मूव करता, इसमें मोशन होता, तो हम बोलते हैं एनिमेशन है। लेकिन नहीं, क्या हो रहा है? स्लाइड जो हमारा जा रहा है, स्लाइड जो हमारा आ रहा है, स्लाइड पे जो इफेक्ट हो रहा है उसे हम लोग ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था और आपके सिलेबस देखेंगे उठा के आप। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज।
एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या किस नाम से जानते हैं? जो एक बिट डेटा को स्टोर करता है उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है आपका दोस्तों। उसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। फ्लिप फ्लॉप यानी कि एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को हम क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप जो आपका है ये क्या होता है आपका, मैंने कल बताया होगा, आपको याद होगा, जो हमारा एक मेमोरी है उसका नाम है डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम हमारा होता है, नहीं सॉरी डायनेमिक कह रहा हूं मैं, स्टैटिक रैम, एस रैम बोलते हैं हम लोग, एस रैम बोलते हैं, क्योंकि डायनेमिक रैम तक कैपेसिटर से मिलकर बना होता है ना। तो जो स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। हमारा डायनेमिक रैम जो होता है, चूंकि रैम दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, रैम के तो और टाइप होते हैं, लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रकार के, एक डी रैम और एस रैम। तो ये मैंने आपको बताया था, जो डी रैम होता है उसे हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम को। और जो एस रैम होता है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है और डायनेमिक रैम जो होता है वो कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। किससे? डायनेमिक रैम जो होता है वो कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, ये ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एफटीपी का यूज बताइए क्या होता है? एफटीपी का यूज बताइए, एफटीपी का यूज क्या होता है? आप लोग बताएंगे एफटीपी का यूज क्या होता है? जितने हमारे फ्रेंड्स सभी लोग आंसर देंगे। एफटीपी टूल का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर सुना है बताइए क्या होता है? सभी लोग आंसर देंगे। वेरी गुड। देखिए, यूज टू ट्रांसफर डेटा फाइल्स अमंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ये बोला गया इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डेटा फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है, या आर्काइव डेटा फाइल्स होता है, या कॉपी करता है, या डिलीट फ्रॉम द इंटरनेट, फाइल को डिलीट करता है इंटरनेट से, क्या करता है दोस्तों? एफटीपी जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है, इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? नाम से पता है क्या करता है? फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? फाइलों को ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यानी कि यूज टू ट्रांसफर डेटा फाइल्स अमंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो आपका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डेटा फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है, ये एफटीपी कहलाता है। इसका पोर्ट नंबर होता है, क्या पोर्ट नंबर इसका होता है? तो मैं आपको बता दूं, एफटीपी के दो पोर्ट नंबर होते हैं, एग्जाम में आता है। एक डेटा पोर्ट होता है और एक कमांड पोर्ट होता है। कमांड पोर्ट होता है, जो डेटा पोर्ट होता है वो 20 होता है, जो कमांड पोर्ट होता है वो 21 होता है ना? डेटा पोर्ट क्या होता है? डेटा पोर्ट आपका 20 होता है और कमांड पोर्ट आपका 21 होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, कमांड पोर्ट जो होता है वो 21 होता है और डेटा पोर्ट जो होता है वो 20 होता है। ठीक है जी, बोलो क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आवाज तो प्रॉपर जा रही ना? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम बताइए। प्री प्रोसेसर, फायरवॉल, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, आंसर दीजिए।
सभी लोग आंसर दें तभी अच्छा लगेगा क्लास में। अ डिवाइस यूज्ड फॉर द फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कौन करता है? नेटवर्क ट्रैफिक मतलब जैसे होता नहीं कि हम लोग कहीं जाते हैं, आप खुद सोचिए, और हम लोग कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है। ट्रैफिक से क्या होता है, कहीं जा रहे हैं वहाँ लेट हो जाएगा, टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे आप, और ट्रैफिक में लड़ने की संभावनाएं भी होती हैं, गाड़ी लेकर आप हो या बाइक से हो या पैदल भी, मतलब लड़ सकते हैं आप। ट्रैफिक ज़्यादा होता है, दिक्कत होती है, मतलब सही समय पर आप पहुँच नहीं सकते हो कहाँ पर, जहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर करने की बात कर रहा है, तो प्री प्रोसेसर तो होगा नहीं, डिकोडर तो होगा नहीं, फ्लिप फ्लॉप तो होगा नहीं, फायर। अच्छा, ट्रैफिक में एक दिक्कत और होती है, लोग गलत तरीके से, जब ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है, लोग क्या करते हैं, लोग जो है आपका चोरी भी कर सकते हैं चीज़ों को, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं, अननेसेसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम कौन करता है? तो फायरवॉल करता है। उसी प्रकार से डिवाइस यूज्ड फॉर फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं वो ना आए, मतलब ट्रैफिक कम हो, जिसकी आवश्यकता ना हो वो ना आए, इस रास्ते से इधर से ना जाए वो, है ना, तो उसको जो है रिड्यूस करता है, कम करता है, वो हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फायरवॉल विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। व्हाट मस्ट यू नॉर्मली एक्सेप्ट व्हेन इंस्टॉलिंग अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम विंडोज ओएस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमको एक सामान्य रूप से क्या स्वीकार करना चाहिए? जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय या करते हैं तो हमको एक सामान्य रूप से क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हमको स्वीकार करना चाहिए? आंसर दीजिए आप लोग, हमको क्या स्वीकार करना चाहिए? सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दें। देखो, जाहिर सी बात है, जब हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो हमारा उस कंपनी या उस जो ऑथर होता है, उस कंपनी का जो पब्लिशर होता है, उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार होता है। तो बेसिकली उसे बोलते हैं EULA, और EULA का मतलब होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। आप चाहे तो फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर यूजर, यानी हम जो यूजर हैं, और सॉफ्टवेयर पब्लिशर। सॉफ्टवेयर पब्लिशर और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। पूछो क्यों होता है ऐसा? रीजन क्या है पता है? रीजन ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम हैक हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो आप उस सॉफ्टवेयर कंपनी पे क्लेम ना कर सको। या होता नहीं कि ऑब्जेक्शन की, सर अभी सब कुछ सही था, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तैसे दिक्कत आई, यानी सॉफ्टवेयर ने कुछ मिसयूज किया डेटा हमारा, तो आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है, जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया था। कभी देखिए सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, इंस्टॉल किया, नेक्स्ट 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 फिनिश करना पड़ता है ना। या कभी कभी ये भी लिख के आता है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मे बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर्स, डू यू वांट टू एग्जिट और प्रोसीड, तो वहाँ पे हम लोग प्रोसीड यस कर देते हैं। होता नहीं कभी कभी कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्या हम इग्नोर करेंगे बाहर, मतलब हम लोग बाहर आएंगे, एग्जिट कर देंगे, या हमें आगे बढ़ना होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर दिक्कत होती है ना। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट 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 फिनिश कर रहे, हालांकि पढ़ते नहीं हम लोग पूरा, कोई नहीं पढ़ता, इतना सारा पूरा लिखा होता है, लेकिन आप जब नेक्स्ट 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 फिनिश कर रहे होते हो, वहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, वहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है, वहाँ लिखा होता है आई हैव रीड केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शंस, है ना, मैंने सारे जो इंस्ट्रक्शंस उनको पढ़ लिया है, इस तरह करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कोई पढ़ता बढ़ता नहीं, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को हम एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एम्पलीफाई ओनली सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। क्या पूछा गया? एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग केवल एक छोर से दूसरे छोर तक सिग्नल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताओ, इसका आंसर दो आप लोग फटाफट। चलो सभी लोग इसका आंसर दो। देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को भेजना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में, लंबी दूरी में। तो लंबी दूरी होने की वजह से क्या होता है, डेटा का सिग्नल वीक होने लगता है। तो हम चाहते हैं हमारा सिग्नल वीक ना हो, वो स्ट्रांग होके ही आगे जाए। मतलब जिस मैंने मान लीजिए मैंने डेटा ट्रांसफर किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 Mbps से मैंने ट्रांसफर किया, स्पीड से 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से मैंने भेजा। तो बीच में ऐसा ना हो कि 2 Mbps हो जाए, 1 Mbps हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर 10 Mbps से भेजा है ए से, तो जो बी जहां जाना है वहां 10 Mbps की स्पीड से ही पहुंचे, मतलब स्पीड में कोई कमी ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए रिपीटर यूज होता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, बूस्टअप करता है। जैसे मान लीजिए आप ने देखा होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जो है 100 मीटर दौड़िए, तो आपकी स्पीड कुछ और होगी।
मैं बोलूँ 500 मीटर दौड़िए तो तब भी आपकी स्पीड कुछ और होगी। मैं बोलूँ 1 किलोमीटर दौड़िए आप तो आपकी स्पीड कुछ और होगी। मतलब 1 किलोमीटर दौड़ने में वो स्पीड नहीं होगी जो 500 मीटर दौड़ने में होगी। 500 मीटर को आप तेजी से दौड़ जाएंगे आप, ठीक है। 1 किलोमीटर दौड़ेंगे धीरे धीरे दौड़े, फिर आप स्पीड तो रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर आपका स्पीड स्लो होने लगेगा। तो आप जब थकने लगेंगे तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता हो। देखा होगा जो प्लेयर होते हैं, जो हम ही लोग लगातार जो पढ़ाते हैं, थक जाते हैं तो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। क्यों लेते हैं बताइए? एनर्जी ड्रिंक इसलिए लेते हैं ताकि अपने आप को बूस्ट अप कर सकें, जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर सकें, एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटर क्या करता है? इंटरनेट नेटवर्किंग में रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो सिग्नल को, जो इनकमिंग इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट करता है, बूस्टअप करके आगे फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफर करता है, ये रिपीटर कहलाता है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेटिकेट इज शॉर्ट हैंड फॉर, नेटिकेट किसका? नेटिकेट का मतलब क्या होता है? चलिए देखिए दोस्तों, अच्छा तीनों ऑप्शन बता एक्सप्लेन कर दे। देखो एक्चुअली क्या है ना, क्या पूछा आपने? कुछ कहा है सर इतना बड़ा देते हैं वो लोग जिससे कोई पढ़े, समझे नहीं मतलब हम क्या कहना चाह रहे हो मेरे भाई? मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हो, जरा दोबारा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है। वैसे ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जो होता है वो दो सेम टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, सेम टाइप के प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम करता है, लिंक करता है। तो ब्रिज, अच्छा देखो आपने सुना होगा नाम OSI मॉडल का, तो आगे मैं बताऊंगा आपको। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर होते हैं। पहला लेयर फिजिकल लेयर होता है, तुम्हारा जो रिपीटर होता है ना वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, और जो हमारा ब्रिज होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हमारा स्विच भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और राउटर हमारा जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ब्रिज क्या करता है? सेम टाइप के नोड को जोड़ता है, सेम टाइप के नोड को जोड़ता है, नोड या नेटवर्क को, नोड को या नेटवर्क को जोड़ता है, मतलब कनेक्ट करता है, वो ब्रिज होता है। स्विच क्या होता है? ये यूनिकास्टिंग करता है। आप कहोगे सर यूनिकास्टिंग क्या होता है? यूनिकास्टिंग मतलब होता है 1 to 1 ट्रांसमिशन। 1 to 1 का मतलब ये होता है कि अगर कई, देखो ब्रिज जो स्विच होता है और हब नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये कुछ इस तरह होता है, जैसे ये आपका है मान लीजिए, ठीक है। ये तो ये एक डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे, एक डिवाइस ये कनेक्टेड है यहाँ पे, एक डिवाइस ये कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक डिवाइस ये कनेक्टेड है यहाँ पे। और जो बीच वाला है ये क्या है? ये सर्वर है। इसी को क्या बोलते हैं? या तो हब बोल सकते हैं हम लोग, या तो स्विच बोल सकते हैं हम लोग। इसी को या तो हम लोग हब बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, दोनों में से कोई कुछ भी कह सकते हैं जो लगा होगा। अगर हब लगा हुआ है, अगर रिक्वेस्ट इसने किया है, समझो ये एक क्लाइंट होता है, 1 2 3 4 क्लाइंट होता है। अगर रिक्वेस्ट इसने किया है, अगर हब लगा हुआ है, तो हब क्या करेगा? सबको रिस्पॉन्स करेगा, हब सबको रिस्पॉन्स करेगा, ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन अगर स्विच लगा हुआ है तो अगर रिक्वेस्ट ये कर रहा है तो स्विच रिस्पॉन्स भी इसी को करेगा। जो डिवाइस रिक्वेस्ट करता है उसी डिवाइस को रिस्पॉन्स करता है, वो स्विच कहलाता है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, ठीक है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो उसके एड्रेस को क्या करता है? समझता है, रिकॉग्नाइज करता है किस एड्रेस से रिक्वेस्ट आया हुआ है, और उसी एड्रेस पे रिस्पॉन्स करता है, वो स्विच करता है। वहीं हब क्या करता है? रिक्वेस्ट कोई भी करेगा, रिस्पॉन्स सबको कर देगा। जैसे आप समझिए एग्जांपल, कई लोग क्लास में हैं, ठीक है, कई लोग यहाँ पर क्लास में हैं, मेरी बात समझिए, ठीक है। और कोई मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक है हमारे पीछे प्रियांशु जी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं रिस्पॉन्स सबको कर रहा हूँ, मतलब प्रियांशु जी को भी कर रहा हूँ लेकिन सबको कर रहा हूँ। तो मैं हब की तरह काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, हब की तरह कर रहा हूं। मुझसे क्वेश्चन प्रियांशु जी ने पूछा लेकिन रिस्पांस सबको किया मैंने, हालांकि सबको इसकी रिस्पांस की आवश्यकता नहीं थी, हो सकता है नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन किसने पूछा? प्रियांशु ने। मैंने रिस्पांस किसको किया? सबको किया, साथ में प्रियांशु को भी किया। तो ये हब है। लेकिन यदि कोई ऐसा कंडीशन है, आपने क्वेश्चन, प्रियांशु जी ने क्वेश्चन पूछा और मैं केवल रिस्पॉन्स उन्हीं को करूँ और किसी को ना करूँ, तो ये स्विच होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हब भी डिवाइस है, स्विच भी डिवाइस है, ये समझा दिया मैंने आपको, नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है। तो जो राउटर क्या होता है? राउटर जो होता है ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। रूट मतलब रास्ता, पाथ देता है। राउटर जो होता है वो क्या करता है? वो एक पाथ प्रोवाइड करता है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए।
ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको अयोध्या आना है, क्योंकि मैं अयोध्या से हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आपको अयोध्या आना है, आप कहीं आ रहे थे, रास्ता एक जगह ऐसा मिला जहां चौराहा मिला या कई रास्ते मिले, आप कंफ्यूज हो गए किस रास्ते से हम जाएं जहां पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अब आप कंफ्यूज हो गए, आप किसी से पूछते हो मुझे जाना है अयोध्या, रास्ता क्या है, तो जो बताएगा रास्ता भैया इस रास्ते से जाओ अयोध्या पहुंच जाओगे आप, वो बंदा राउटर की तरह काम कर रहा है आपके लिए, मतलब बेस्ट रूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो राउटर होता है ये बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मल्टीपल रूट होता है, उस मल्टीपल रूट में से बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये काम कहाँ करता है, ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और जो स्विच होता है, ब्रिज होता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर दूसरा लेयर होता है ओएसआई मॉडल का। और जो रिपीटर होता है ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। ये अलग अलग डिवाइस होते हैं और अलग अलग डिवाइस जो है अलग अलग उस पर जो है लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव टेलीग्राम प्लीज शेयर आईडी। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा देते हैं वो लोग कि हिस्ट्री से कोई नहीं, मैं समझ नहीं पाया प्रियांशु जी आप कहना क्या चाह रहे थे, वो जो आपका कमेंट था मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, मेरा टेलीग्राम, मेरा नाम क्या है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। तो धीरेन्द्र सर ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा आप टेलीग्राम पे, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल मेरा दिख जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेटिकेट क्या होता है, नेटिकेट क्या होता है, नेटिकेट नेटवर्क एजुकेशन टर्मिनोलॉजी होता है, नहीं। इंटरनेट इन एक्टिट्स होता है, एक्टिट्स नहीं होता है, इन एक्टिट्स कुछ नहीं होता है। किस क्वेश्चन से आवाज गायब हुआ था, किस क्वेश्चन से आवाज गायब हुआ था, ध्यान नहीं दिया मैंने। किस क्वेश्चन से आवाज गायब हुआ था, ये समझ में आ गया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि आवाज ही गायब हुआ था। अच्छा ठीक है, देखो इंटरनेट प्लस ये नेटिकेट क्या होता है, तो नेटिकेट जो होता है वो इंटरनेट प्लस एटिकेट कहलाता है। मतलब योर बिहेवियर ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर आपका बिहेवियर क्या है ना, इंटरनेट पर आपका बर्ताव क्या है, तरीका क्या है, सलीका क्या है। जैसे मैंने कहा रियल लाइफ में आप एग्जिस्ट करते हो, जहां पे आप हो, यहां पर आप किससे किस तरह बात करते हो, किस तरह बिहेव करते हो, किस तरह एक्ट करते हो, तो कहते नहीं कि बड़ा संस्कारी है, शिष्टाचारी है, बोलते नहीं लोग, वैसे ही इंटरनेट पर भी आपका बर्ताव, बिहेव किस तरह है वो बताता है, नेटिकेट बनाया गया है। और नेटिकेट को फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट प्लस एटिकेट, मतलब योर बिहेवियर ऑन इंटरनेट इज नोन एज नेटिकेट, या यू कैन से इंटरनेट प्लस एटिकेट। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो और वो आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, एक बार किया, दो बार किया, फिर लगातार आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मिसबिहेव कर रहे हो, मत करो आप, ये नेटिकेट के रूल को आप ब्रेक कर रहे हो फिर आप, है ना।
ठीक है, ये सारी चीजें होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, आपको समझ में आ गया ना? यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो आवाज शायद यहाँ पे मेरा वो बैटरी जो है वो डाउन हो गया था माइक, उसका माइक का, तो मैंने चेंज किया। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट नेटवर्क इज कॉल्ड। एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और आपके सिलेबस में आप देखेंगे साफ साफ मेंशन भी है, प्रोटोकॉल, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ये मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, सब कुछ आपका जो सिलेबस है उसमें है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क पर जो रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसे हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है ना? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। एसएमटीपी क्या है? एसएमटीपी, पीओपी, आईसीएमपी, आईएमएपी, टेलनेट, एफटीपी, एसटीटीपी, एसटीटीपीएस, डीएनएस, सारे हमारे प्रोटोकॉल हैं। हर प्रोटोकॉल का अपना अलग यूज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। समझ में आपको आ गया होगा, वेरी गुड। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट सर्वर तक ले जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स लाना, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है। अगर इसके आगे एस लग गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहलाता है। ठीक है, व्हेन कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन इट इज स्टार्टेड फर्स्ट। हमारा जब कंप्यूटर पावर ऑन होता है तो पहले क्या करता है? जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले क्या शुरू किया जाता है? पोस्ट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ स्कैनिंग? आंसर दीजिए। पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहलाता है। पोस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक पोस्ट परफॉर्म होता है। आपको पता होगा, बूटिंग नाम सुना है आपने? बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क से रैम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब वो हार्ड डिस्क से रैम पर या प्राइमरी मेमोरी पर लोड होता है, उसी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो भैया उसे बोलते हैं पोस्ट परफॉर्म करना। ये क्या करता है? जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट को, उन हार्डवेयर पार्ट को चेक करता है, क्या वो सारे जो हार्डवेयर पार्ट है प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो उसको सामने डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इट इज नोन एज लूप बैक आईपी एड्रेस। लूप बैक एड्रेस किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा खासा क्वेश्चन आईपी एड्रेस से है। तो लूप बैक एड्रेस जो होता है वो रिजर्व होता है। देखो, लूप बैक एड्रेस जो होता है वो रिजर्व होता है। रिजर्व मतलब जो यूज नहीं होता है वो रिजर्व होता है, उसे लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आईपी एड्रेस के कुछ क्लास होते हैं। आईपी एड्रेस की हम बात करेंगे तो जो आईपी एड्रेस होता है उससे कुछ क्लास होते हैं। क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्लास डी होता है और क्लास ई होता है। दोस्तों ये 5 क्लास होते हैं आईपी एड्रेस के, है ना? कितने क्लास होते हैं? 5 क्लास होते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है आपका स्टार्ट कहां से होता है? 0 से लेकर 126 तक होता है। फिर बी जो होता है वो 128 से लेकर 191 तक होता है। ये 192 से लेकर दोस्तों 223 तक होता है। ये दोस्तों 224 से लेकर आपका 239 तक होता है। दोस्तों ये 240 से लेकर 255 तक होता है। ये फर्स्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं मैं, केवल मैं फर्स्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं यहां पे। दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट। 0 से 126, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। ठीक है, तो भैया ये आपका होता है। अब इसमें से देखो, अब आप कहोगे सर 127 गायब है। 127 यूज नहीं होता, वो रिजर्व होता है। तो इसीलिए 127 जो आपका है वो रिजर्व है, वो रिजर्व होता है। इसी को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। जो आईपी एड्रेस आपका 127 वाला होता है वो रिजर्व होता है, इसीलिए इसको हम लोग लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है?
चलो भैया, रिपीटर इज, देखो आ गया क्वेश्चन, रिपीटर का यूज किस टोपोलॉजी पर होता है? रिपीटर जो होता है, पुनर्वर्तक होता है, इसका प्रयोग किस टोपोलॉजी पर होता है? टोपोलॉजी का नाम पता है? टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज अ फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या होता है? एक फिजिकली लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है। यानी टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी। जो टोपोलॉजी होता है हमको वे ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपका एक बस टोपोलॉजी होता है। ये जो बस टोपोलॉजी दोस्तों होता है, ये क्या करता है? ये बस टोपोलॉजी नहीं, सॉरी, बस टोपोलॉजी कह रहा हूं, रिंग टोपोलॉजी, आंसर गलत हो गया। रिंग टोपोलॉजी दोस्तों होता, नाम सुना होगा आप लोगों ने रिंग टोपोलॉजी का। ये जो रिंग टोपोलॉजी होता है ये क्या करता है? ये रिंग टोपोलॉजी जो होता है क्या करता है? ये रिंग टोपोलॉजी होता है, ये ऐसे होता है। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जिस स्पीड से डेटा यहां से भेजा गया, यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यानी कि अगर 50 Mbps की स्पीड से भेजा गया है तो 50 Mbps की स्पीड से यहां भी जाएगा, 50 Mbps की स्पीड से यहां भी जाएगा, और 50 Mbps की स्पीड से यहां भी जाएगा, और 50 Mbps की स्पीड से यहां भी जाएगा। उसे रिंग टोपोलॉजी के नाम जानते हो। गलती से बस टोपोलॉजी क्लिक हो गया था, ठीक है, तो वो आंसर जो हो जाएगा आपका वो रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। और टोपोलॉजी कई प्रकार के होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटर क्या करता है? रिपीट करता है सिग्नल को, यानी कि अगर कोई सिग्नल लंबी दूरी में ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको वीक नहीं होने देता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता है, उसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी कि वो रिपीटर कहलाता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का यूज क्या होता है बताइए? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का यूज क्या होता है? द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन OS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि एक नेटवर्क की भौतिक सीमा, कंप्यूटर नेटवर्क का एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। A system designed to prevent unauthorized access। दोस्तों अनऑथराइज्ड एक्सेस को, जो अवैध एक्सेस होते हैं उनको रोकता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है फायरवॉल। कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या? चलिए, कोई कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स व्हिच ट्रांसमिशन? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस प्रकार का संचार शामिल होता है? इसका आंसर दीजिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स। अच्छा, कितने मोड होते हैं ट्रांसमिशन के पता है? ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको। 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? जब डेटा का ट्रांसमिशन केवल वन वे होता है, एक दिशा में होता है, एक डायरेक्शन में होता है। इन द सिंप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन। कीबोर्ड का कंप्यूटर से कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इन द हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम। यानी कि हाफ डुप्लेक्स में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है दोनों साइड से होता है, लेकिन एक समय में केवल एक साइड से होता है। और इन द फुल डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड से सेम समय पर होता है, ठीक है जी, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? वॉकी टाकी एग्जांपल किसका है? वॉकी टाकी जो आपका है ये एग्जांपल किसका है? हाफ डुप्लेक्स का। वॉकी टाकी किसका एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स का आपका, जैसे अभी मैं क्लास दे रहा हूं आपको, तो लाइव क्लास जो होता है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैटिंग, ये आपका फुल डुप्लेक्स है। और वन वे आपका जो होता है वो सिंप्लेक्स कहलाता है, ठीक है जी। रेडियो, आपका रेडियो सुनते हो आप, सिंप्लेक्स होता है। टेलीविजन देखते हो, सिंप्लेक्स होता है, ठीक है। ये आपका
व्हाट डज 100 ट्रांसलेट्स टू बाइनरी, ये आपका डेसिमल है 100, इसको बाइनरी में ट्रांसलेट करिए आप, आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। भाई मैं चाहता हूं जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्लास में इंटरेक्ट हो रहे हैं सभी लोग आंसर दें, बताएं कि 100 को अगर हम बाइनरी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा। तो 100 को कैसे, आप देखो 100 हमारा डेसिमल है, इसका हमें बाइनरी निकालना है। आपको पता है डेसिमल क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो होता है बेस 10 होता है वो डेसिमल होता है, और केवल 0 1 जो होता है वो बेस 2 बाइनरी होता है। अब अगर हमें 100 का निकालना है तो राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 64 और आगे 128, तो 128 100 से ज्यादा है, 128 नहीं जाएंगे हम। हमें लाना कितना है, हमें 100 लाना है। हम क्या जोड़ दें कि 100 आ जाए, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 100 आ जाए, 64 32 96 96 400, बाकी बचा 16 0 8 0 2 0 1 0, ये आपका हो जाएगा बेस 2। यानी 100 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 64 32 96 400, ये आपका हो गया। तो आंसर कहीं है क्या, 11 00 100 नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं ना सारे प्रोटोकॉल्स का अपना पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, एक यूनिक नंबर होता है, पोर्ट नंबर होता है, जिससे आप उस प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो जो 80 पोर्ट नंबर होता है वो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है। ठीक है, ऐसे एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, 443 होता है। ऐसे एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का 25 होता है। ऐसे पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 वर्जन होता है, इसका प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 110 यानी 110 होता है। ऐसे आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 143 होता है। ऐसे एफटीपी मैंने बताया था पीछे आपको, है ना। ऐसे आपका टेलनेट जो प्रोटोकॉल होता है इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 23 होता है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल और अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पूछा गया है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80, वैसे हो सकता है पूछ ले आपसे एफटीपी का पोर्ट नंबर बताइए, तो एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको। एफटीपी का डेटा पोर्ट क्या होता है, 2 पोर्ट नंबर होता है। डेटा पोर्ट पूछे तो 20 होता है, और अगर कमांड पोर्ट पूछे, कमांड पोर्ट पूछे तो जो कमांड पोर्ट होता है वो 21 होता है। कमांड पोर्ट 21 होता है, डेटा पोर्ट 20 होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है। लेयर 1 ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ओएसआई मॉडल का लेयर 1 क्या होता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। ओएसआई मॉडल का पहला लेयर क्या कहलाता है, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। ओएसआई मॉडल का पहला लेयर क्या कहलाता है, तो आपको पता है ओएसआई मॉडल का पहला लेयर जो होता है फिजिकल लेयर कहलाता है, फिजिकल लेयर कहलाता है। ओएसआई मॉडल का जो पहला लेयर होता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल लेयर कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कितने लेयर होते हैं ओएसआई में, 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में, 7 लेयर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला लेयर फिजिकल लेयर होता है, दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर होता है, तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर होता है, चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, पांचवा लेयर सेशन लेयर होता है, छठवां लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, लास्ट लेयर 7वां लेयर एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, चलो भैया। व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितना बैंडविड्थ होना चाहिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे। देखो बैंड, ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, ब्रॉडबैंड रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिनिमम बैंडविड्थ, मतलब कितना कम से कम बैंडविड्थ हो अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमको लगवाना। ब्रॉडबैंड मतलब हाई स्पीड अगर हमको यूज करना है इंटरनेट, तो हाई स्पीड के लिए बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आंसर 256 किलोबिट्स पर सेकेंड कम से कम की बात कर रहा है वो। 256 किलोबिट्स पर सेकेंड कम से कम बैंडविड्थ होना चाहिए। ठीक है जी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, अंगणित या जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो क्या करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, स्टोर डेटा, परफॉर्म कंपैरिजंस, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस ऑफ द अबव द, इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, 1 सही है, 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, आंसर दीजिए। आपको पता है हमारा सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका होता है, ठीक है,
कंट्रोल यूनिट आपका होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो इंटरनल ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि परफॉर्म कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस, ये हमारा सीयू काम होता है, ये काम सीयू का होता है। स्टोर डेटा, ये काम एमयू का होता है, मेमोरी यूनिट का होता है। बचा अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, ये एएलयू करता है, और कंपैरिजन भी हमारा एएलयू करता है। कैसे? अरे भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, तो जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन, देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक जो होता है वो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। और जो लॉजिक ऑपरेशन होता है वो कंपेयर करना होता है। तो 1 और 3 कहां है? 1, 3 आपका आंसर डी सही हो जाएगा। वेरी गुड प्रियांशु जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please you can ask me without any hesitation. I will try to rectify your all problem, my dear friends, because I am here for you. Okay? Specialized program that allows users to utilize in specific application is classified as, विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है उसे वर्गीकृत किया गया है। रिलेटिव प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दो बार दे दिया गया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, और रेप्लिकेट प्रोग्राम्स, तो इसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कोई पूछे आपसे एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए डिजाइन किया गया हो, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर आपका मन किया वर्ड पे काम करने के लिए, तो मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो आप वर्ड पे काम करोगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, वर्ड प्रोसेसिंग पे काम करना हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करोगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना हुआ तो पावर पॉइंट का यूज करोगे, है ना। अगर आपको शीट पे काम करना हुआ, कैलकुलेशन करना हुआ, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना हुआ, तो एक्सेल पे काम करोगे, ठीक है। तो विशेष स्पेसिफिक काम को करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स एंड डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस वाइस वर्सा? कौन सा सर्वर होता है जो आईपी एड्रेस को डोमेन में, डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है? चलो आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर देंगे, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे भाई। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? डीएनएस के नाम जानते हैं। डीएनएस विल बी करेक्ट आंसर। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर होता है। जो डीएनएस होता है ये डोमेन नेम सर्वर होता है। डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम के नाम जानते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ये हमारा डीएनएस कहलाता है। आईपी एड्रेस को डोमेन में और डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने काम करता है। किस लेयर पे काम करता है? तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, और जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं, हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, वो जो है कहाँ पे काम करते हैं? अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। जैसे हमारा ये डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, पीओपी, एसटीएमपी, आपका वो एसएमटीपी, ये सब कहाँ काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे टीसीपी यूडीपी कहाँ काम करता है? टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ठीक है। वैसे आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग लेयर पे काम करते हैं, उसको हम ये आगे डिस्कस कर लेंगे आपसे, ठीक है। कैश मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कैश मेमोरी इनमें से किसका उदाहरण है? ये आंसर दीजिए आप लोग। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो जो कैश मेमोरी होता है वो स्टैटिक रैम कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो कैश मेमोरी होता है वो स्टैटिक रैम कहलाता है। ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। कैश मेमोरी कहाँ प्लेस्ड होता है? कैश मेमोरी की स्थिति कहाँ होती है कंप्यूटर में? कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू, सीपीयू एंड रैम। सीपीयू और रैम के बीच में जो होता है वो कैश मेमोरी कहलाता है, ठीक है जी। चलिए, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर स्टैटिक रैम इज द, देखो आ गया क्वेश्चन, स्टैटिक रैम का स्टोरेज एलिमेंट क्या कहलाता है? और शायद अभी मैंने इसी सेशन में मैंने बताया है आप लोगों को, इसी सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक रैम का जो स्टोरेज एलिमेंट होता है वो क्या होता है। तो वो फ्लिप फ्लॉप होता है, वो फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। डायनेमिक रैम का क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ये जो आप देख रहे हो कि डायनेमिक रैम का होता है। डायनेमिक रैम किससे मिलकर बना होता है? डायनेमिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। स्टैटिक रैम किससे मिलकर बना होता है? स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है।
किस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। किसी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आपको पेन डाउन करना है, याद कर रखना है, नोट करना है, ठीक है। व्हिच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर द स्ट्राइक थ्रू? स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की क्या होता है? ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे मैंने नाम लिखा, मैंने एग्जांपल लिया, अपना नाम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, और इसी को बीच से मैंने एक लाइन खींच दिया, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू करना, बीच से लाइन खींचना। ये कहाँ होता है स्ट्राइक थ्रू? तो होम टैब मेनू होता है, आपने देखा होगा होम टैब मेनू, और होम टैब मेनू का फॉन्ट ग्रुप होता है, होम टैब मेनू का फॉन्ट ग्रुप होता है, उसी फॉन्ट ग्रुप पे अवेलेबल होता है, और कंट्रोल 5 आपका शॉर्टकट की यहाँ पे होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। शॉर्टकट टू कॉपी द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, अगर हमें किसी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें किसी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि पूरा जो कैरेक्टर है, किस तरह वो कलर्ड है, किस तरह वो स्टाइल है, इफेक्ट है, हर चीज पूरा कॉपी कर लेना। एक तो नॉर्मल कॉपी होता है कंट्रोल सी नॉर्मल आप कॉपी करते हो, कंट्रोल शिफ्ट सी से आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर लेते हो आप, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से। और कंट्रोल शिफ्ट वी जो आपका होता है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना होता है। जैसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना कंट्रोल शिफ्ट सी होता है, वैसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड। ये जो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होता है क्या कहलाता है? क्या स्टोरिंग कहलाता है, क्या एडिटिंग कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है? आंसर प्रोसेसिंग कहलाता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू का कौन सा एल पार्ट्स करता है? सीपीयू का एक पार्ट्स एलयू होता है, वो करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। What is the ability of a device to jump directly to the requested data? मतलब कि अनुरोधित डेटा पर सीधे कूद करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा हमारे पास डेटा है, हमें डायरेक्टली किसी डेटा पे जंप करना है, पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलो। वेरी गुड, हम लोग रैंडम एक्सेस करेंगे या हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस, ये आपका एक डिवाइस होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं हम लोग। वो क्या होता है पता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, एक होता है डायरेक्ट। तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, हमारा जो फ्लॉपी डिस्क होता है, हमारा जो सीडी होता है, हमारा जो डीवीडी होता है, हमारा जो बीआरडी होता है, हमारा जो एसएसडी होता है, ये सारे क्या होते हैं? हमारा जो एचवीडी होता है, सारे हमारे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं। डेटा किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो, डायरेक्टली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताइए, सीलिंग मतलब, ये सीलिंग फॉर्मूला एक्सेल का है, ये सॉल्व कैसे करेंगे आप? एक्सेल में एक फॉर्मूला है सीलिंग का, आप सॉल्व कैसे करेंगे आप? 12 डिवाइड बाई 11, 11 91 11 पॉइंट समथिंग, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मान लेते 2, तो 11 गुणे 2 बराबर 22, तो आंसर 22 कहीं ऑप्शन में है, नन ऑफ दिस 22 हो जाएगा, सीलिंग 22 हो जाएगा। सीलिंग मतलब क्या होता है, मैंने बताया है, देखो सीलिंग और फ्लोर दो आपके फॉर्मूला होते हैं बेसिकली एक्सेल में। ये बेसिकली सीलिंग मतलब ऊपर और फ्लोर मतलब नीचे। तो 12 से अधिक होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 से अधिक 11 का मल्टीपल तो 22 ही तो होगा। अरे भाई 12 से अधिक 13, 13 क्या 11 का मल्टीपल है? आप सोचो 14 क्या 11 का मल्टीपल है? 15 के 11 का मल्टीपल है, मतलब 12 से अधिक होना चाहिए, तो 22 अधिक है, 22 जो है 12 से अधिक है, और 11 का मल्टीपल भी है ना। मतलब एग्जैक्टली कट नहीं रहा है ना भाई, 12 कट नहीं रहा है, तो 11 91 11 पॉइंट जा रहा है, फिर आपका जो है तो 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग चला गया, जिसका मतलब इसको 2 मान लेते हैं, हम 2 मान लेते हैं, और जब 2 मान लेते हैं तो 11 से हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता है 22 आ गया। 22 ऑप्शन में है नहीं, आंसर हो जाएगा। What kind of software would you most likely use to keep track of billing account? बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करते हैं आप? तो आप इस काम को करने के लिए स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। मतलब अगर आपको बिलिंग से रिलेटेड काम करना है तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चंस का एक सेट मैंने डिस्कस किया, इसके आगे भी और क्वेश्चन है, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन आपका है 31 से, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा,
ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में कहने का सही है, ठीक है। तो आज मैंने 30 क्लास क्वेश्चन तक डिस्कस किए। 30 क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन के बराबर आप समझ सकते हैं? 100 क्वेश्चन के बराबर आप समझ सकते हैं। 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया 30 क्वेश्चंस को, डिटेल में एक्सप्लेन किया। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आवर एग्जाम्स। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगता होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। वो मेरा एक टैगलाइन है, पढ़ो चाहे कहीं से, क्वेश्चंस रहेगा यहीं से। ठीक है, चलिए, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।